ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर दो बहनों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम डेजी होता है और हमारी फीमेल लीड का नाम जेनी होता है। और यहाँ पर ज़बरदस्ती डेजी जेनी को कुछ तो पिला रही थी, जिसके अंदर ड्रग्स मिले हुए थे। जेनी यहाँ पर डेजी से कहने लग जाती है कि ये सब मत करो, मॉम डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो वो बोलती कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मॉम डैड को तो मैंने ऑलरेडी ठिकाने पर लगा दिया है, तो फिर यहाँ पर तुम्हें उनकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेनी को यहाँ पर डेजी पर बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। उसे कहने लग जाते कि मेरी फैमिली ने तुम्हारा ध्यान दिया है, तुम्हें पाला पोसा है, और इस तरह से तुम हमें रीपे कर रही हो। डेजी कहते कि हाँ, एक बार तुम्हारी पूरी फैमिली इस दुनिया से उठ जाए, उसके बाद में यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें मिल तो सकती है। जेनी कहती कि ठीक है, तो तुम मुझे भी मार दो। लेकिन यहाँ पर डेजी उसे आसानी से मारना नहीं चाहती थी। वो कहती कि देखो, इतनी ईजीली मार दूंगी तो मज़ा क्या आएगा, अभी अभी तो ड्रग्स तुम्हारे सर पे चढ़ने लगेगा। और यहाँ पर वो अपने गार्ड को जेनी को एक रूम में जाकर डाल देने के लिए कहती है। इसके बाद में जेनी एक रूम के अंदर होती है, जहाँ पर उसके हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे एंड उसे कोई भी चीज़ ढंग से समझ नहीं आ रही थी। एंड साथ ही साथ उस रूम के अंदर मिस्टर किम आ जाते, जहाँ पर किम की भी ड्रिंक में किसी ने ड्रग्स मिला दिया था, और वह खुद ब खुद यहाँ पर अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं था, जिस वजह से यहाँ पर उनके बीच में मेकआउट शुरू हो जाता है। दूसरे यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेजी इनफर्टाइल है, इस वजह से यहाँ पर डेजी ने जानबूझकर उन दोनों को एक ही कमरे में रखा है, ताकि यहाँ पर वो किम के फैमिली को एक वंशज दे पाए। फिर बाद में वो गार्ड से कॉल करके बोल देती है कि जैसे ही यहाँ पर जेनी प्रेग्नेंट होगी वैसे ही उसे बता देने के लिए। और हम इसके बाद सीधा यहाँ पर 9 मंथ्स के बाद का सीन देखते, जहाँ पर जेनी ने एक बेबी को बर्थ दिया था। एंड दूसरे हम यहाँ पर उस बेबी की रियल मदर को देखते, यानी कि जेनी को, जो कि यहाँ पर बेड से उतर कर तुरंत ही डोर की ओर जा रही होती है। लेकिन यहाँ पर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं होता, और तो उसका डोर भी लॉक होता है। दूसरा यहाँ पर किम का असिस्टेंट रिजल्ट्स लेकर आ जाता है, जो कि DNA रिजल्ट्स होते हैं, एंड 99.9% ये बच्चा उसी का होता है। फिर बाद में यहाँ पे उसे कहता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में उठाने के लिए रेडी हो, एंड हम यहाँ पर एक वेडिंग को ऑर्गेनाइज करेंगे, जहाँ पर डेजी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो खुशखबरी अपनी बहन को देने के लिए जाती है। यहाँ पर जेनी उसे अपने बच्चे को वापस मांगती है। डेजी यहाँ पर साफ साफ बोल देती है कि तुम कौन से बच्चे की बात कर रही हो, वो तो यहाँ पर बर्थ देते ही मर गया था। और यहाँ पर उसे अच्छे से यकीन होता है कि उसका बेबी अभी भी जिंदा है। वो कहती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें भी वहीं पर भेज दूंगी जहाँ पर तुम्हारा बेबी है। और यहाँ पर वो लोग उसे एक जंगल में छोड़ाते हैं, जिसके बाद में हम यहाँ पर जेनी के हाथों में एक पेंडेंट को देखते हैं, और ये पेंडेंट उसी रात का होता है जिस रात यहाँ पर उसके और किम के बीच में मेकआउट हुआ था। और ये जो पेंडेंट है वो किम को ही बिलोंग करता है। एंड फिर बाद में यहाँ पर जेनी को खुद को यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसकी खुद की सिस्टर उसके साथ में ये सब कुछ कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जंगल में छुड़ाने के बाद भी जेनी के पास एक मौका होता है अपनी लाइफ को एक बार फिर से शुरू करने का। एंड बाद में हम यहाँ पर न्यू जेनी को देखते हैं, जहाँ पर उसने अपने फेस को बदल दिया होता है। एंड यहाँ पर अब वो अपनी सिस्टर के साथ रिवेंज लेने के लिए वापस आई है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर टॉप टावर में कसिनो के अंदर होती है। ये कसिनो भी उसे बिलोंग करता है। साथ साथ यहाँ पर उसके जो भी स्टाफ होते हैं वो यहाँ पर उन सभी को गेम खिला रहे थे, लेकिन बार बार यहाँ पर वो सभी लोग जीते जा रहे थे, तो वो सभी लोग यहाँ पर कसिनो की ओनर का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। यहाँ तक कि तो डेजी उन्हें थप्पड़ भी मार देती है, कहते कि लगता है तुम में से किसी में भी कोई स्किल्स बचे ही नहीं है। आखिर वो न्यू कमर कहाँ पर रह गई है जो आज यहाँ पर आने वाली थी। फिर यहाँ पर उस न्यू कमर जेनी की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग तो उसे देखते रह जाते हैं। एंड यहाँ पर जेनी गेम की शुरुआत कर देती है एंड कहते कि इस बार जो भी जीतेगा उसे एक स्पेशल इनाम मिलेगा। फिर बाद में यहाँ पर डेजी उसके फेस को नोटिस करती है, कहते कि पता नहीं तुम में स्किल्स है भी या फिर नहीं, लेकिन तुम्हारी शक्ल किसी से तो मिलती जुलती है, जो कि इस दुनिया में अब जिंदा भी नहीं है। फिर इतने में यहाँ पर उन्हें खबर आ जाती है कि वहाँ पर किम आ रहा है, तो फिर फटाक से यहाँ पर वो स्मोक की जितनी भी चीज़ें होती है वो हटाने के लिए कहती है। एंड किम इतने में वहाँ पर आ जाता है, तो फटाक से जेनी उसके हाथ में से स्मोक ले लेती है। किम यहाँ पर डेजी को सुनाने लग जाता है कि तुमने वापस से स्मोकिंग करना शुरू कर दिया। जेनी कहती कि नहीं, मैडम ने तो कुछ किया नहीं है, वो मुझे स्मोकिंग करने का बहुत मन कर रहा था, इनफैक्ट मैडम ने तक मुझे चिल्लाया। बाद में यहाँ पर किम उसके उस कार्ड को नोटिस करता है एंड यहाँ पर उसे वार्निंग देता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो रूल्स को फॉलो करना होगा। एंड डेजी कहती कि अच्छी बात है, किम ने यहाँ पर तुम्हें चूज़ किया है यहाँ पर काम करने के लिए, तो तुम यहाँ पर रह सकती हो। इतना कहकर वहाँ पर वो किम के साथ चली जाती है।
बाद में यहाँ पर जेनी की बदले की शुरुआत ही हुई थी। जेनी कहती कि देखना, जिस तरीके से मैंने सीक्रेट की आग को बुझाया उस तरीके से मैं पूरी तुम्हारी लाइफ को बुझा दूंगी। फिर बाद में यहाँ पर सभी न्यू कमर स्टाफ आ जाते, जहाँ पर उधर का एक और स्टाफ आता है जिसका नाम जी होता है। जी कहता है कि आज जितने भी न्यू कमर्स आए उन सब की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के साथ साथ उन सब का टेस्ट भी लिया जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर वह सभी को कहने लग जाता है कि अगर तुम में से किसी ने भी मुझे हरा दिया तो फिर लगता है तुम्हें मुझे प्राइवेट ट्रेनिंग देनी होगी, लेकिन अगर मैंने तुम्हें हराया तो मैं तुम सभी को एक प्राइवेट ट्रेनिंग दूंगा। और यहाँ पर उसका प्राइवेट ट्रेनिंग से कुछ और ही मतलब होता है। यहाँ पर जेनी उसे देखकर याद करने लग जाती है कि यही वो इंसान था जिसने यहाँ पर किम को धोखा दिया है और तो यहाँ पर वो डेज़ी के साथ मिला हुआ है। यहाँ पर जेनी से कहते कि ठीक है, मैं भी देखना चाहती कि तुम्हारी किम कितनी अच्छी है। यहाँ पर उसे लग रहा था कि वो जीत चुका है, लेकिन यहाँ पर तो वो जेनी से हार जाता है, जिसके बाद जेनी उसकी आंखों को ब्लाइंड फोल्ड कर देती है और उसे लेकर एक सीक्रेटिव जगह पर जाती है। जी बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन वो उसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो जोर से चिल्ला रहा होता है, जहाँ पर जेनी कार्ड की मदद से उसके फेसेस पर स्क्रैचेस कर रही थी। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उसके ब्लाइंड फोल्ड को हटाती है एंड उसे एक फैमिली की फ़ोटो को दिखाती है। कह रही कि तुम्हें याद आ रहा है कि ये फैमिली कौन है, लेकिन यहाँ पर जी को कुछ भी नहीं याद आ रहा था एंड जी यहाँ पर उसे बैक कर रहा था ताकि यहाँ पर वो उसे छोड़ दे। जेनी कहती कि इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके फेस पर और भी स्क्रैचेस मारने लग जाती है। कहती कि लगता है तुम्हें ये दिन याद ही नहीं है, मुझे और कोई नुकसान जमाना होगा तुम्हें इस दिन को याद दिलाने के लिए। लेकिन जैसे यहाँ पर वो उस फोटो को देखता है वो समझ आता है कि इस फोटो के अंदर तो डेज़ी मैडम है और साथ ही साथ में उसकी सिस्टर है, तो वो उसे कहने लग जाता है कि इसमें कोई गलती नहीं है, ये सारे के सारे ऑर्डर्स उसने डेज़ी ने दिए थे और डेज़ी के कहने पर ही उसने सारी की सारी फैमिली को ठिकाने पर लगाया था। जेनी यहाँ पर उससे उस चीज़ का रीज़न पूछने लग जाती है, तो फिर वो कहता है कि ये सब कुछ डेज़ी ने मिस्टर किम के साथ में शादी करने के लिए किया था। फिर यहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि अकॉर्डिंग टू रूल्स यहाँ पर सबसे बड़ी बेटी यानी कि डेज़ी की शादी उसके साथ होने वाली थी, बट डेज़ी को पता चल गया था कि वो इनफर्टाइल है, जिस वजह से यहाँ पर ये शादी कैंसिल हो चुकी थी और तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए यहाँ पर उसने अपनी बहन को टारगेट बनाया और उसे इस रास्ते से हटा दिया जहाँ पर उसकी शादी किम के साथ जो होने वाली थी वो टूट चुकी थी एंड यहाँ पर उसकी शादी उसके साथ हो गई थी। इतनी सारी सच्चाई बताने के बाद जी को लगता है कि जेनी उसे छोड़ देगी। जेनी कहती कि हाँ, मैं तुम्हें आज तुम्हारी फ्रीडम देकर ही रहूँगी। और यहाँ पर वो अपनी कार्ड की मदद से तुरंत ही उसके नेक पर अटैक करती है, जिस वजह से जी की मौत वहीं पर हो जाती है। एंड यहाँ पर जेनी कहने लग जाती है कि मैं डेज़ी से उसका बदला और उसका हस्बैंड सब कुछ छीन कर रहूँगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट डे यहाँ पर वो कैसीनो में होती है, जहाँ पर अभी भी उनके क्लाइंट्स आने वाले थे। इतने में यहाँ पर वो मिस्टर किम को आते हुए नोटिस करती है, तो फिर जानबूझकर वो एक कार्ड उसकी तरफ फेंक देती है एंड वापस चली जाती है ताकि वो उसके ध्यान को भटका पाए। किम यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि अगर तुम यहाँ पर कांच का ध्यान नहीं रख सकती हो तो फिर तुम यहाँ पर वर्क करने के लायक भी नहीं हो। जेनी बाद में यहाँ पर उसके हाथ से उस कार्ड को अपने लिप्स की मदद से लेती है जानबूझ के, ताकि ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज़्यादा सेड्यूस हो जाए। जेनी उसे कहने लग जाती है कि भले यहाँ पर मेरे कार्ड मेरे हाथ में टिके ना, लेकिन मैं इतना तो बिल्कुल श्योर कह सकती हूँ कि कोई मुझसे जीत बिल्कुल नहीं सकता है। फिर बाद में यहाँ पर किम कहता है कि नहीं, मैं किसी न्यू कमर के साथ उसे नतीजा दिखाने के लिए नहीं खेल सकता। जेनी कह रही कि लगता है तुम डर रहे हो, मैं बेट लगा कर कह सकती हूँ कि तुम मुझसे जीत नहीं सकते हो। किम की ईगो को यहाँ पर हट हो जाता है, कहता है कि तुम पहली लड़की हो जो यहाँ पर मुझ पे इस तरीके का सवाल उठा रही हो और लगता है मुझे तुम्हें इन सब के सामने प्रूफ करना ही होगा। बाद में यहाँ पर वो लोग खेलने लग जाते, जहाँ पर किम के कलीग्स भी यही बात कह रहे होते कि आज तक मिस्टर किम अपनी लाइफ में एक बार भी नहीं हारे और ये तो न्यू कमर है, ये तो इसे तुरंत ही हरा देंगे। फिर बाद में यहाँ पर जेनी एक कंडीशन के बारे में बोलने लग जाती है और यहाँ पर वो कहने लग जाती है, अगर तुम यहाँ पर जीते तो फिर मैं यहाँ पर हर एक कपड़ों को स्टेप करने लगूंगी, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम्हें मेरे विश को पूरी करना होगा। एंड यहाँ पर वो गेम की शुरुआत कर जाती है, जहाँ पर फर्स्ट राउंड वही हारती है जानबूझकर एंड वो अपने शॉल को एज ए स्ट्रिप निकालती है। फिर जब सेकेंड राउंड वो हारती है तब सभी लोग यहाँ पर उसे इंकरेज करने लगता है स्ट्रिप होने के लिए, तो वो अपने एक स्लीव को नीचे करती है, जहाँ पर किबस पर गुस्सा हो जाता है एंड उसे तुरंत ही वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन जेनी उसके पास चली जाती है, कहती कि देखो मैं यहाँ पर हार चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं जीत चुकी हूँ, जहाँ पर मैंने सभी की नज़र सिर्फ और सिर्फ गेम पर लगा कर रखी थी एंड हमारा काम तो यही होता है लोगों से गेम को खिलवाना।
इतने टाइम तक तब तक जब तक वो हार ना जाए। फिर बाद में यहाँ पर किम उसके बहुत क्लोज आ जाता है एंड क्लोज जाने के बाद यहाँ पर उसकी स्टॉकिंग में से वो एक और कार को निकाल देता है। कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा क्लेवर निकली हो। जेनी कहती है क्या करे, मेरा रूल है कि मैं यहाँ पर कस्टमर को जीतने नहीं दे सकती और ये मेरा स्पेशल कार्ड है। एंड यहाँ पर वो स्पेशल कार्ड वो उसे दे देती है। दूसरे यहाँ पर किम उसके परफ्यूम को नोटिस करता है जहाँ पर उसकी बॉडी स्मेल एकदम लाइलाक की तरह आ रही थी। तो फिर यहाँ पर इस स्मेल को सुनती उसे सीधा बहुत पुरानी याद आ जाती है उस दिन की जहाँ पर उसने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसके ड्रिंक में शायद से किसी ने ड्रग्स मिला दिया था। लेकिन फिर बाद में यहाँ से वो चुपचाप चला जाता है एंड चाहते यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को इस न्यू डीलर के बारे में सारे इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए कह देता है। एंड बाद में यहाँ पर जेनी उसे ड्रेसिंग रूम की दूसरी तरफ होती है। वो उसे कह देती है कि अगर तुम्हें मेरे में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फिर मुझसे क्यों नहीं पूछ लेते, यहाँ पर दूसरों से इन्वेस्टिगेट करने की क्या ही ज़रूरत है। बाद में यहाँ पर वो उसे हेल्प मांगने लग जाती है, कहते कि तुम मेरी ड्रेस को जिप करने में हेल्प करो। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे पूछता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। जेनी कहते कि हाँ, मैं तो बस यहाँ पर तुमसे हेल्प मांग रही हूँ, न जाने तुम ही सेकंड थॉट अपने दिमाग में ला रहे हो। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे अपने क्लोज करता है एंड पूछता है कि आखिर तुम ये परफ्यूम क्यों लगाती हो। वो उसे बताने लग जाती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इस मेडिसिनल परफ्यूम के बारे में कुछ भी पता होगा। एंड यहाँ पर उसे जिप करने के बदले वो उसके हाथों को ही बांध देता है एंड उसके आसपास बाकी के परफ्यूम्स लगा देता है। कहता है कि देखो, तुम्हारा जो जॉब है अपने जॉब पर फोकस करो, यहाँ पर इन सारी चीज़ों पर फोकस करने की तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी अपने घर पर होती है जहाँ पर जाओ आ जाता है एंड उसे शॉल देने लग जाता है। जेनी बोलती है कि देखो, बार बार मुझे मैडम बुलाने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। जाओ बाद में यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि इस रिवेंज में अगर आपको मेरी कोई भी ज़रूरत होगी तो आपको पता ही है मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। और रही बात उस जी की, तो मैंने उसे ऐसी जगह डाल कर रख दिया है जहाँ पर कोई भी उसे ढूंढ ही नहीं पाएगा। फिर बाद में यहाँ पर जेनी अपने आगे के प्लान को उसे बताने लग जाती है। फिर बाद में हम यहाँ पर किम को देखते जो कि कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर वो उस कार्ड को देखते हुए जेनी को याद कर रहा था एंड जेनी भी यहाँ पर ठीक ही सोच रही होती है कि देखना, अब तक तो मेरा जादू उस पर चली गया होगा और वो मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस हो गया होगा। तब जाकर यहाँ पर जाओ को जेनी के प्लान के बारे में समझ आता है। वो कहता है कि देखो, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम यहाँ पर मिस्टर किम को सीरियस करोगी और उसका दिल जीतोगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अनेक लड़कियाँ जिसने उस पर ट्राई करने की कोशिश की है, उस पर चांस भी मारे, उसके साथ फ्लर्ट भी किया, लेकिन उनमें से कोई भी इस दुनिया में टिक नहीं पाई है। दुनिया में से इसका मतलब है कि वो इस दुनिया में रह ही नहीं पाई है। उसने उन सभी का काम खत्म कर दिया। तो अपने आप को रिस्क में मत डालो, वरना तुम्हारा रिवेंज भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जेनी उसे कहती कि देखो, मुझे अच्छे से पता है कि आखिर वो किस टाइप का मैन है और इस टाइप के मैन के साथ कैसे डील करना है, ये भी मुझे बड़े अच्छे से पता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर जेनी कसीनो में होती है और यहाँ पर कुछ गुंडे जेनी को गुस्से में बुलाने लग जाते हैं और हमें बताया जाता है कि गुंडे वही होते हैं जहाँ पर जेनी ने एक गुंडे के गैंग से मदद मांगी थी। तो फिर वो लोग यहाँ पर उसकी मदद करने आ जाते हैं एंड वो लोग ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि जेनी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीटने की लाई है। तो फिर यहाँ पर वो लोग तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं एंड जैसे यहाँ पर वो गुंडा जेनी पर वार करने वाला था, इतनी में वहाँ पर किम आकर उसे पंच मारने लग जाता है। तो वो गुंडा यहाँ पर सीधा चाकू निकाल लेता है, लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर वो उसे चाकू मारे, जेनी यहाँ पर अपने हेयर पिन को लगाकर उसके गले पर लगा देती है। कहते कि देखो, अगर तुम यहाँ पर कसीनो खेलने आए हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ पर तुम तोड़ा फोड़ी करना हो तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो गुंडा भी कहता है कि अच्छा हुआ ये इंसान यहाँ पर है, इस वजह से तुम बच गई। इतना कहकर वो सभी का उन सभी गुंडों को बाहर निकाल देते हैं। बाद में यहाँ पर जेनी उसे पूछने लग जाती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो फिर यहाँ पर किम रिस्पॉन्स करता है कि हाँ, तो मुझे प्लीज़ करना बंद कर दो, और ऐसे भी मुझे क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जेनी ये सवाल पूछते पूछते उससे नहीं पूछ रही होती, बल्कि वो पूछते पूछते चली जाती है जाओ की ओर। यहाँ पर वो उसे हबी करके बुलाने लग जाती है एंड समझ आने जाता है कि आखिर ये सवाल वो किम को नहीं बल्कि जाओ को पूछ रही होती है। एंड तभी हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर वो उसके साथ में प्लानिंग कर रही होती है एंड वो उसे स्टेज 2 के बारे में बताती है। कहती कि अब जल्दी सी वाला स्टेज आएगा जहाँ पर तुम्हें मेरे हस्बैंड बनने का नाटक करना है एंड फिर देखना उसमें जल्दी से कैसे उभर कर आती है एंड वो अपने पैशन को बड़े पैशनेटली बाहर निकालेगा। फिर बाद में यहाँ पर जेनी जाओ को उसे एज अ हस्बैंड इंट्रोड्यूस करवाने लग जाती है एंड गुस्से में भी वहाँ से किम उसे ओके कहकर चला जाता है एंड वो घर पर आकर बहुत गुस्से में होता है। मैरिड वुमन मुझे इस तरह से सेड्यूस करेगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर बाद में यहाँ पर डेजी आती है उसकी फिक्र करते हुए, लेकिन यहाँ पर तो वो उसे धकेल ही देता है।
फिर बाद में यहाँ पर जेनी उनके कमरे के बाहर उन्हें देख रही होती है, जहाँ पर अभी भी डेज़ी चली जाती है किम के पास में। लेकिन किम यहाँ पर इस पर गुस्सा करने लग जाता है, कहते कि देखो चीज़ें ऑलरेडी ख़राब है, बार बार यहाँ पर आकर मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। और गुस्से में वहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर डेज़ी भी गुस्से में कह रही होती है कि इन 5 सालों में इसने तो मुझे अभी तक टच भी नहीं किया, आखिर ये मुझसे ज़्यादा क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड जेनी यहाँ पर समझ जाते कि उसे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ऑलरेडी लड़की बिखरी हुई है, इसे और अच्छी तरीके से उसे बिखारना होगा। फिर इसके बाद में यहाँ से डेज़ी जा रही होती है, जहाँ पर जेनी जानबूझकर आ जाती है और तो यहाँ पर वो जानबूझकर उससे टकरा भी जाती है। एंड टकराते समय यहाँ पर जेनी के हाथ में कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं, वो फोटोग्राफ्स गिर जाते हैं और उन फोटोग्राफ्स को डेज़ी देख लेती है, जिसमें यहाँ पर किम था और उसके साथ साथ कोई तो लड़की थी जिसका फेस नज़र नहीं आ रहा था। वो कहने लग जाती है कि अगर ये सब क्या है। जेनी उसे बताती है कि माफ़ कर देना, यहाँ पर न जाने कोई तो इन फ़ोटोज़ को रख कर चला गया है एंड मुझे लगता है कि उसने जानबूझकर किया होगा, तो मैं बस आपको गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी, मैं इन फ़ोटोज़ को लेकर जाकर फेंकने वाली थी। यहाँ पर डेज़ी को इन फ़ोटोज़ पर भरोसा बिल्कुल नहीं होता। जेनी कहने लगता कि सेम भरोसा तो मुझे भी नहीं हो रहा है, आखिर किम तो आपके साथ कितने सालों से है, तो फिर वो तो आप पर चीट कर ही नहीं सकते। इस वजह से यहाँ पर मैं इन चीज़ों को फेंकने जा रही थी। एंड गुस्से में आकर डेज़ी उन सारे फोटोग्राफ्स को फाड़ कर फेंक ही देती है एंड गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जेनी का जो एम होता है वो तो कंप्लीट ही हो गया था। एंड बाद में यहाँ पर डेज़ी चली जाती है उन सभी गार्ड्स के पास में एंड उन्हें जाकर मारने लग जाती है, कहती कि आखिर तुम लोग यहाँ पर किम का ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, किम आखिर कहाँ कहाँ जा रहा है मुझे कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है, और तुम लोग मुझे आकर अपडेट क्यों नहीं दे रहे हो। एंड यहाँ पर वो उन्हें कुछ फ़ोटोज़ बताने लग जाती है, जहाँ पर खुद गार्ड्स के पास उसके सवालों का जवाब नहीं था। एंड यहाँ पर वो उन्हें आखिरी मौका देने लगती है, कहते कि देखना ये मेरा पहला और आखिरी चांस है जो कि मैं तुम्हें दे रही हूँ, और अब से अगर मुझे चीज़ों के बारे में नहीं पता चल रहा है तो तुम सब के सब और तुम्हारी फैमिली मेरे कंट्रोल के अंदर होंगी। बाद में वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर जेनी वहाँ पर आ जाती है एंड कहती है कि मैडम आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आपका सारा काम करके दे दूँगी। एंड यहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो गन उस पर पॉइंट करने लग जाती है एंड कहती है कि आखिर तुम कौन होती हो मेरी फैमिली मैटर में अंदर आने की और मेरी मदद करने की, नाटक करने की। जेनी यहाँ पर कहती है कि देखो मैं आपकी मदद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे कसीनो में भले ही बहुत ज़्यादा टाइम तक रहना है एंड मैं नहीं चाहती कि मेरा जॉब मेरे हाथों से छूट जाए, बस इस वजह से। एंड यहाँ पर बाद में डेज़ी उससे भरोसा करने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर जेनी उसे वादा करती है कि एज अ वुमन मैं आपकी फीलिंग को समझ सकती हूँ कि आखिर आपके साथ क्या क्या चल रहा होगा एंड मैं यहाँ पर मिस्टर किम की लवर को ढूंढ निकालूंगी। एंड डेज़ी भी खुश हो जाती है, कहती कि हाँ भले ही वो मरी हुई लाश मेरे पास आना लेकिन उसे ज़रूर ढूंढ निकालना। एंड बाद में यहाँ पर जेनी इशू के बारे में पूछने लग जाती है कि आखिर आप दोनों के बीच में कुछ इशू चल रहा होगा, वरना मिस्टर किम अपनी साइड चिक के पास किए हुए जाएंगे। एंड यहाँ पर डेज़ी बताने लग जाती है कि अकॉर्डिंग टू किम यहाँ पर डेज़ी अच्छी मदर बिल्कुल नहीं है, वो अपनी बेटी का ध्यान तो बिल्कुल नहीं रखती। और तो यहाँ पर जेनी उसे आइडिया देती है कि शायद से आपकी बेटी का बर्थडे आ रहा हो, तो फिर क्यों ना आप यहाँ पर उसके लिए एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करो खुद से, तब जाकर मिस्टर किम को लगेगा कि आप कितने एफर्ट्स लगा रही हो। बाद में यहाँ पर डेज़ी चली जाती है अपने आईपैड के साथ में, जिसके अंदर उसने अपनी बेटी के सारे बर्थडे सेलिब्रेशंस के बारे में लिखा हुआ होता है कि आखिर थीम पार्टी कैसी होगी। यहाँ पर वो सारे फाइल्स को देखता है, जहाँ पर वो उसे पूछता है कि ये सब तुमने बनाया है। डेज़ी कहती कि हाँ मैंने ही बनाया होगा, मैं उसकी मॉम हूँ और कौन इसके लिए ये सब करेगा। यहाँ पर किम उसे कहने लग जाता है कि मुझे तो लगता था कि तुम हमेशा से उसे इग्नोर करती आई हो और तुम उसकी केयर नहीं करती। डेज़ी कहती कि हाँ वो तो पहले की बात है, अब मैं यहाँ पर बेटर पर्सन बनने की कोशिश कर रही हूँ ताकि यहाँ पर मैं हमारी फैमिली को एक साथ ला सकूँ। किम कहता है कि ठीक है जो मर्जी मैं तुम यहाँ पर कर सकती हो। डेज़ी उसके पास जाने की कोशिश करती तो है, लेकिन किम तुरंत ही वहाँ से उठकर चला जाता है। एंड यहाँ पर जेनी होती है जो कि डेज़ी की कॉल का इंतज़ार कर रही थी। डेज़ी उसे बताने लग जाती है कि किम रेडी हो चुका है उस बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन सारे डेकोरेशन और चीज़ें तुम्हें ही हैंडल करनी होगी। जेनी यहाँ पर उसे सजेशन देने लग जाती है कि ये पार्टी वो बच्ची है तो हमें इस पार्टी को यहाँ पर आपके घर पर ही ऑर्गेनाइज करना होगा। डेज़ी कहती कि देखो जो करना है तुम करो, ऑर्गेनाइजेशन का सारा चीज़ें मैं तुम पर थोप रही हूँ।
फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे जेनी उसके घर पर आ जाती है, जहाँ पर उसे पता होता है कि वो अपने रिवेंज का हर एक कदम बड़ी अच्छे से ले रही है और वो अपने रिवेंज के बहुत ही क्लोज आती जा रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर जेनी किम के बारे में पूछने लग जाती है कि वो घर पे भी है या फिर नहीं। डेज़ी कहती है इसे तुम्हारा क्या लेना देना है। जेनी बताने लग जाती है कि ये सारा डेकोरेशन किसी और ने किया है, तो मैं बस जानना चाहती थी कि आखिर किम को लग रहा है कि ये सब आप कर रही हो या फिर कोई और। डेज़ी कहती है कि ठीक है, मैं उसे बुला कर रहती हूँ। यहाँ पर जेनी उसे बुलाने से मना कर देती है, बोलती कि अगर तुम उसे लेकर आओगी तो उसे ऐसा लगेगा कि तुम जानबूझकर यहाँ पर उसे ये सब कुछ दिखा रही हो और फोर्सफुली ये सब कर रही हो, तो बेटर होगा। इससे अच्छा ये है कि जब तुम अपनी बेटी को कोई गिफ्ट दोगी तब जाकर उसे बहुत बड़ा सा सरप्राइज़ मिलेगा। एंड यहाँ पर डेज़ी बोलने लग जाती है कि तुमने तो मुझे एक बार भी नहीं कहा कोई गिफ्ट लेने के लिए। यहाँ पर बाद में जेनी उसे माफ़ी मांगती है, कहती कि तुम उसकी मॉम हो, मुझे लगेगा कि कम से कम तुम उसके लिए गिफ्ट तो याद रखोगी, लेकिन अभी भी टाइम है, तुम जाकर लिफ्ट को दार सकती हो। एंड यहाँ पर वो उसे घर से दफा कर देती है। इतने में यहाँ पर उसकी छोटी सी बेबी एमी आ जाती है, जो कहती है कि आंटी मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं। बाद में यहाँ पर जेनी तो एमी को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो सोचने पड़ जाती है कि अगर मेरी बेबी भी अभी तक जिंदा होती तो वो सेम एमी की एज की होती। दूसरे यहाँ पर डेज़ी बाहर होती है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें नहीं लगता वैसे किम घर पर अकेले एंड तुम यहाँ पर उस जेनी को भी छोड़कर जा रही हो। डेज़ी कहती कि देखो जेनी की ऑलरेडी शादी हो चुकी है एंड उसकी नज़र उसके हस्बैंड के अलावा किसी और पर जाती भी नहीं है, तो इसकी फिक्र तुम मत करो। एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट के साथ निकल पड़ती है। दूसरे यहाँ पर जेनी एमी को आइडिया देती है कि क्यों ना हम एक गेम खेले। एंड यहाँ पर वो लोग हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पर जेनी जानबूझकर हर एक रूम को चेक करने लग जाती है और उसे पता चलता है कि किम तो अपने ऑफिस कैबिन वाले रूम में होगा। एंड जानबूझकर यहाँ पर वो चली जाती है। किम उसे देखकर शॉक हो जाता है, कहता है कि तुम अंदर कैसे आ गई। एंड यहाँ पर वो सिक्योरिटी को कॉल करने वाला था, बट जेनी यहाँ पर उसे रोक लेती है, कहती कि देखो अगर तुम सिक्योरिटी को कॉल करोगे तो फिर यहाँ पर तुम्हारी एमी का मूड ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ मैं हाइड एंड सीक खेल रही हूँ। इतने में यहाँ पर एमी ढूंढते हुए उसे ऊपर की ओर आने लगती है, तो फिर जेनी जाकर कर्टन्स के पीछे छुपती है। एंड यहाँ पर से वो उसे बाहर निकालता है, कहता है कि चुपचाप यहाँ से जाओ, कहीं और छुपो, मेरे कैबिन में मेरे पर्दे के पीछे नहीं। इतने में एक डोर ओपन होने वाला था, जहाँ पर जेनी जानबूझकर उसे भी कर्टन्स के पीछे खींच लाती है। फिर इसके बाद में एमी उन्हें ढूंढते हुए रूम के अंदर आ जाती है, जहाँ पर वो किम को कुछ भी बोलने से मना करती है। एमी बाद में रूम से बाहर निकल जाती है, तो फिर वो भी उस कर्टन से बाहर आ जाती है और उसे थाम के बोलकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर किम उसका हाथ पकड़कर उसे टेबल के अगेंस्ट पिन कर देता है और उसे बोलने लग जाता है कि आखिर मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर मेरे अगेंस्ट के लिए आई हो। फिर यहाँ पर वो उसकी छानबीन करने लग जाता है, लेकिन उसे कुछ मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर वो उसे क्लोज आ जाती है, लेकिन किम उसे अपने आप से दूर कर देता है। साथ साथ किम को यहाँ पर 6 साल पहले की बात याद आ रही होती है, जहाँ पर उस रात वो शायद से किसी और लड़की की था, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा डाउट जा रहा था। फिर बाद में यहाँ पर वो जेनी से उसका मकसद पूछने लग जाता है कि आखिर वो उसे अप्रोच क्यों कर रही है। जेनी कहते कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर मनी के लिए अप्रोच कर रही हूँ या फिर मैं यहाँ पर फेम के लिए अप्रोच कर रही हूँ, लेकिन मेरे रीज़न से कुछ आ रही है। किम को यहाँ पर वो वाली बात याद आती है जहाँ पर जेनी शादीशुदा है। वो उसे कहता है कि देखो तुम मैरिड वुमन हो। जेनी कहते हैं कि इसमें गलत क्या हो गया, तुम भी तो मैरिड हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैरिड हुए लोग हमेशा खुश रह सकते। बाद में यहाँ पर किम उसका गला ही पकड़ लेता है और उसे सारी सच्चाई चुपचाप बताने के लिए कहता है। जेनी यहाँ पर बाद में रोने का नाटक करती है, ऐसा दिखाती है कि वो बहुत ही ज़्यादा सैड है। एंड वो उसे बताने लग जाती है कि लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, लेकिन किसी को पता नहीं कि मैं और मेरा हस्बैंड बस फेक एक्ट कर रहे, जहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़बरदस्ती शादी में रखा हुआ है। मैं तो कब का उसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। किम बोलता है कि इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ और तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो। जेनी बोलती है कि इसलिए क्योंकि तुम भी यहाँ पर अपने इस रिलेशनशिप में अलोन हो और साथ साथ मैं भी, इसलिए मैं चाहती थी कि हम दोनों सेम बॉन्ड शेयर करें। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं डेज़ी को, जो कि घर पर वापस आ जाती है एंड वो स्टाफ से जेनी के बारे में पूछने लग जाती है। स्टाफ बताने लग जाती है कि वो तो एमी के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी, इस वजह से वो भी ऊपर की ओर गई है। तो वो यहाँ पर डेज़ी ढूंढते हुए उसे ऊपर की ओर आ जाती है। दूसरा यहाँ पर किम जेनी से कह रहा था कि देखो मेरा टाइम तुम्हारे लिए परफेक्ट बिल्कुल नहीं है और मैं तुम पर अपना टाइम बर्बाद करना बिल्कुल भी जानता हूँ। जेनी बोलती कि ठीक है। एंड यहाँ पर वो चिल्ला कर डेज़ी से कह देती है
कि मैं और सर उनके ऑफिस वाले रूम में है। एंड इतने में यहाँ पर आ जाती है डेजी, जो कि उन्हें ऐसी हालत में देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड पूछती कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जेनी बाद में यहाँ पर उसे बहाना मारने लगती है, जहाँ पर डेजी उसे कंफर्म करती है। तो किम गुस्से में कहता है कि और क्या ही रीज़न हो सकता है। इतना बोल के वहाँ से वो चला जाता है, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर एमी का केक कट करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर जेनी किम को ड्रिंक सर्व करती है एंड डेजी यहाँ पर उसे गौर से देख रही होती है कि आखिर उसकी नेक्स्ट चाल कौन सी होगी। बाद में यहाँ पर जेनी किम का थैंक यू बोलने लग जाती है। डेजी को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर वो उसे थैंक यू क्यों बोल रही है। जेनी बताने लगती है क्योंकि यहाँ पर मिस्टर किम ने मुझे बहुत सारे कसीनो की टैक्टिक सिखाए, बस इस वजह से। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग खाना खाने लग जाते, जहाँ पर जानबूझकर जेनी अपने पैरों से उसे सड्यूस कर रही होती है। एंड किम को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे लेकर बाहर की ओर आ जाता है एंड उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए एंड नेक्स्ट टाइम से मेरे घर बुलाने की कोशिश भी मत करना। जेनी कहती है कि मैं तो नहीं आऊँगी, लेकिन तुम ज़रूर मुझे ढूंढते हुए आओगे। किम कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जेनी बोलती है कि ज़रूरत पड़ेगी बहुत जल्दी और तुम्हें मेरे साथ प्यार भी होगा। एंड यहाँ पर वो उसे क्लोज हो जाती है, लेकिन किम उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। एंड जेनी को यहाँ पर बड़े अच्छे से पता होता है कि किम खुद ब खुद ही उसके पास वापस से आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर किम जेनी के बारे में सोच रहा था एंड इतने में यहाँ पर उसे उसके असिस्टेंट कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि यहाँ पर मैंने मैडम जेनी के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ पर ना उनकी कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स है, ना ही उनकी कोई पास की हिस्ट्री है जहाँ पर मैं उनके बारे में कुछ भी जान सकूँ। किम कहता है कि देखो, इन्वेस्टिगेट करना मत छोड़ना, ज़रूर उसने अपने सारे फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, तो मैं यहाँ पर उसके सारे फाइल्स को वापस से रिकवर करना ही होगा। एंड वो उसे तुरंत वापस काम पर लगा देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी घर पर होती है, जहाँ पर जाओ कह रहा था कि अब तो मुश्किल हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि किम तुम्हें चीज़ करने वाला है। जेनी कहती कोई बात नहीं, अभी भी यहाँ पर कुछ चीज़ें करनी बची है, जिसके बाद यहाँ पर किम तुरंत ही मेरे पीछे आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर किम आसपास कई लोगों को नहीं देखता, साथ साथ जेनी को भी। तो वो यहाँ पर गार्ड से पूछने लग जाता है, जहाँ पर गार्ड उससे बताते हैं कि जेनी का हस्बैंड तो उसे लेकर चला गया। तो इसके बाद में किम भी उस एरिया में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि जेनी का हस्बैंड उसे बहुत ही मार पीट रहा है एंड यहाँ पर वो उसे खींच कर वहाँ से ले जा रहा है। जेनी यहाँ पर उससे हेल्प मांगती तो है, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं सुनता। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने कैबिन में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ पर उसे जेनी की कही हुई बात याद आती है कि यहाँ पर उसके पेरेंट्स बहुत ही कम उम्र में गुजर गए थे एंड यहाँ पर उसका हस्बैंड उसे टॉर्चर करता है, उस पर डोमेस्टिक वायलेंस भी करता है। फिर बाद में यहाँ पर उसे जेनी दिखने तक लग जाती है, तो फिर वो उसे ढूंढते हुए चला जाता है, जहाँ पर वो लोग ड्रेसिंग रूम में थे एंड यहाँ पर जेनी के पास कोई और चारा बिल्कुल नहीं बचता। दूसरा यहाँ पर वो उन्हें मेकआउट करते हुए देख लेता है, तो फिर यहाँ पर वो उसे हटाकर वहाँ से भाग जाता है एंड फाइनली जेनी और किम के बीच में किस हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें किम सिर्फ और सिर्फ अपने इमेजिन वर्ल्ड में देख रहा होता है, हकीकत में यहाँ पर तो वो गुस्से में चला जाता है। दूसरा यहाँ पर जाओ जेनी से माफ़ी मांगता है। जेनी कहती कोई बात नहीं, ये तो मेरे प्लान का एक हिस्सा ही है। फिर बाद में यहाँ पर वो गुस्से में आ जाता है, जहाँ पर वो डेजी को देखता है एंड डेजी ने यहाँ पर सेम कपड़ा पहना होता है, जो कि सेम कपड़ा यहाँ पर जेनी ने पहना हुआ था। तो वो तुरंत ही यहाँ पर उसे उस कपड़े को निकालने के लिए कहता है। यहाँ पर जेनी खुशी खुशी चली जाती है चेंज करने के लिए, लेकिन जैसे वो रिटर्न आती है किम तो वहाँ पर था ही नहीं। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो जेनी से पूछने लग जाती है कि आखिर वो पिंक कलर की ड्रेस पहने या फिर रेड कलर की ड्रेस पहने एंड यहाँ पर जेनी उससे पिंक कलर की ड्रेस पहनने के लिए कहती है, जहाँ पर डेजी से कहती है कि कल तो मैंने पिंक ही पहना था, लेकिन न जाने किम की उस पिंक को देख के कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो गया एंड यहाँ पर जेनी समझ पा रही थी कि आखिर वो एकदम स्ट्रेट पाथ पर जा रही है, जहाँ पर उसका रिवेंज और भी करीब आते जा रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो कसिनो में आता है, जहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि जेनी को लेकर बुरी बुरी बातें कर रहे थे। फिर यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बताने लग जाता है कि मैंने सुना है कि मैडम ने यहाँ पर अपनी फेस की सर्जरी करवाई है, जहाँ पर वो अपने पास को मिटाने की कोशिश कर रही है। इस वजह यहाँ पर कुछ लोग उन्हें किसी की तरह तो रिजेंबल कर पा रहे हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम जेनी को देखते हैं, जो कि उन्हीं लोगों को सबक सिखा रही होती है जो कि पीठ पीछे यहाँ पर उसकी बुराई कर रहे थे। दूसरे यहाँ पर किम को जेनी की फिक्र होने लगती है कि कहीं वो लोग जेनी के साथ कुछ कर ना ले, तो फिर वो उसे ढूंढते हुए अलग अलग रूम में आने लग जाता है एंड यहाँ पर जेनी उन लोगों को सबक सिखा रही थी। कहते कि देखो अभी तक तो मेरी एक्टिंग बाकी है एंड यहाँ पर वो चिल्ला कर किम को बुलाती है, जहाँ पर जेनी का तो रोल ही स्विच हो जाता है एंड यहाँ पर वो नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई थी। फिर बाद में यहाँ पर किम गुस्से में उन सभी को
गार्ड्स को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे अपना कोट देने लग जाता है, जहाँ पर नजर आ रहा था कि आखिर वो जेनी की केयर करना शुरू कर दिया है। बाद में यहाँ पर जेनी बहुत रोने लग जाती है। फिर वो उसे तुरंत ही सोफा पर ला देती है एंड यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन खुद ब खुद वो पीछे हट जाती है। बस इस बार किम वो खुद ब खुद सामने से उसे किस करने लग जाता है। फिर जेनी वहाँ से भागकर शॉवर एरिया में चली जाती है एंड किम यहाँ पर उसे अपनी वुमन बनाने का प्रॉमिस करने लग जाता है, जिसके बाद वो दोनों में किस होता है। लेकिन किस के बाद यहाँ पर जेनी कहती है कि बस हमें इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म करना होगा, बेटर होगा अगर हम लोग आज से मिले ना। तो इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी जाओ के साथ होती है, जहाँ पर जाओ से पूछ रहा होता है कि तुम तो यही चाहती थी कि यहाँ पर किम तुमसे क्लोज हो जाए, तो फिर तुम वहाँ से क्यों गई। जेनी उसे बताने लगती कि देखो मैं नहीं चाहती कि जाओ यहाँ पर मेरी बॉडी से अट्रैक्ट हो, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे हार्ट से अट्रैक्ट हो एंड यहाँ पर मैं उसके साथ इमोशनली खेल सकूँ, जहाँ पर वो इमोशनली पूरा मेरा बन जाए और मुझसे दूर भी ना जा पाए। तो फिर यहाँ पर डेज़ी को तो बहुत बड़ा झटका लग जाएगा और इस चीज़ के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर इसके बाद यहाँ पर वो नेक्स्ट डे कसिनो में जाता है, जहाँ पर उसे जेनी कहीं भी नज़र नहीं आती एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से पूछने लग जाता है। तब वो बताने लग जाता है कि जेनी ने जॉब से लीव ले ली है। ये बात सुनकर ही उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है एंड वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि जेनी यहाँ की बॉस है या फिर मैं यहाँ का बॉस हूँ। जहाँ पर जब उसके मन में आए तब वो यहाँ पर ज्वाइन करती है और जब मन में आए तब वो उसे लीव कर देती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो जल्दी घर चला जाता है, जहाँ पर एमी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। बाद में एमी यहाँ पर कहने लग जाती है कि मैंने आंटी जेनी को बहुत टाइम से नहीं देखा है, वो यहाँ पर मेरे साथ खेलने के लिए भी नहीं है। ज़रूर आपने उन्हें बहुत सारा काम दे दिया होगा, जिस वजह से वो बिजी हो गई होंगी और मुझसे मिलने के लिए आ भी नहीं सकती है। बाद में यहाँ पर किम उसे कहने लग जाता है कि अगर तुम चाहते कि आंटी जेनी यहाँ पर है तो क्यों ना तुम यहाँ पर अपनी मम्मा से ही पूछ लो। एंड यहाँ पर वो डेज़ी को उसके नाम से बुलाती है एंड आंटी जेनी को बुलाने के लिए कहती है। डेज़ी कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, कम से कम मुझे मॉम तो तुम बोल ही सकती हो, ये कौन सा तरीका हुआ मुझसे बात करने का। बाद में यहाँ पर वो जेनी को कॉल लगा लेती है, जहाँ पर जेनी आने के लिए रेडी हो जाती है एंड यहाँ पर एमी बहुत खुश थी, लेकिन एमी के साथ सबसे ज़्यादा खुश यहाँ पर तो किम था कि फाइनली उसे जेनी अब देखने मिलेगी। बाद में यहाँ पर डेज़ी स्टाफ को अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए कह देती है, साथ साथ यहाँ पर किम भी उसे इंस्ट्रक्शन देता है एंड एमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिससे यहाँ पर जेनी रात के समय उनके घर पर आ जाती है। यहाँ पर डेज़ी से कहने लग जाती है कि एमी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रही थी और कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही थी, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई और तुमने उसकी पार्टी को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था। जेनी कहती कि देखो तुम दोनों मेरे लिए इतना सब कर रहे हो तो मैं इतना तो एमी के लिए कर ही सकती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो इशारा अपनी नेक की ओर कर रही होती है, जहाँ पर जेनी की नज़र उसके हिकी पर जाती है एंड उसके अकॉर्डिंग ये सब उसके यानी कि जेनी के हस्बैंड ने किया होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि ये सब कुछ किम ने किया हुआ है। बाद में यहाँ पर वो डेज़ी को अपना स्पेशल गिफ्ट देती है, जो कि एक कैंडल होता है एंड वो उसे बताने लगती है कि ये कोई नॉर्मल कैंडल नहीं है, इसमें जो स्मेल है इस स्मेल से लोग अक्सर इंटेंस हो जाया करते हैं। जिसे स्मेल कर डेज़ी समझ जाती है कि आखिर ये जेनी ने उसे क्यों दिया एंड वो बहुत खुश हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर किम उसका स्मेल पूछने लग जाता है, जब जेनी बताती है कि ये ब्लैक लाइलैक है एंड इस स्मेल के नाम के बारे में सुनकर ही उससे 6 साल पहले की याद आने लग जाती है। इतने में यहाँ पर एमी आती है, जो कहती है कि मैंने आपके लिए कप को डिज़ाइन किया, जो कि किचन में आप चाहो तो जाकर उसे देख सकती हो। एंड यहाँ पर जेनी आ जाती है किचन में उस कप को लेने के लिए, उसका हाथ पहुँच नहीं रहा होता है, तो फिर वहाँ पर पहुँच जाता है मिस्टर किम और वो उसकी हेल्प करने लग जाता है एंड हेल्प करने के बहाने वो उससे क्लोज आने लग जाता है, जहाँ पर जेनी उसे ऑलरेडी वार्न कर देती है कि अभी भी डेज़ी यहाँ पर इसी रूम में है। फिर बाद में यहाँ से वो कप लेकर जाने लग जाती है, तो फिर यहाँ पर डेज़ी उसे कहती है कि डिनर तक तो रुक जाती। जेनी कहती कि नहीं, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम याद आ गया एंड उसके पीछे पीछे यहाँ पर किम भी जाने लगता है। तो डेज़ी यहाँ पर किम से कहने लगती है कि तुम तो डिनर साथ करने वाले थे। किम कहता है कि नहीं, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम याद आ गया है। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी का शक धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। दूर से यहाँ पर जेनी जा रही होती है एंड उसे अच्छे से पता होता है कि किम उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नाटक करती है कि जैसे उसको से कुछ पता ही ना हो एंड यहाँ पर वो अपना ड्रामा शुरू कर देती है, जहाँ पर वो बोलने लग जाती है कि मैं ऐसे इंसान के साथ लव में पड़ रही हूँ जहाँ पर मेरा उसके साथ रहना पॉसिबल ही नहीं है। काश मैं यहाँ पर उससे पहले मिली होती तो मेरी लाइफ इतनी हर्टफुल और इतनी स्ट्रगलफुल नहीं हुई होती। लेकिन बाद में यहाँ पर वो किम को देखकर वहाँ से जाने का नाटक करती है एंड उसे पता था कि किम उसे रोकेगा और ठीक वैसा ही होता है एंड उसे रोकते यहाँ पर किस करने लग जाता है, जहाँ पर जेनी उसे वार्निंग देने लग जाती है
किम कहता है कि देखो, अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो और मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा ही सीरियस हूँ। लेकिन जेनी यहाँ पर उसे साफ साफ कह देती है कि वो उसके एक भी वर्ड्स पर यकीन नहीं करती है, क्योंकि उसे उसकी शादीशुदा लाइफ में ऑलरेडी धोखा मिल चुका है और यहाँ पर वो सेम सिचुएशन से वापस गुजरना नहीं चाहती है। किम कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। एंड जेनी यहाँ पर उसे कहती है कि ठीक है, तुम सैटरडे नाइट वहाँ पर आ सकते हो जहाँ पर मैंने तुम्हें इनवाइट किया एंड इससे प्रूव हो जाएगा दैट यू वांट मी। उसके बाद में यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर किम सैटरडे की डेट को मार्क कर देता है एंड बार बार वो वहीं पर देख के जा रहा था। दूसरे यहाँ पर होती है डेजी, जो कि खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि सैटरडे को उसका बर्थडे, तो फिर यहाँ पर किम उसके लिए कुछ सरप्राइज प्रिपेयर करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर किम के मन में तो सिर्फ और सिर्फ जेनी ही चल रही होती है। इसके बाद में सैटरडे वाला दिन आ जाता है जहाँ पर उसके घर पर डेकोरेशन हुई थी। जेनी बहुत खुश हो जाती है एंड सोचती है कि ये सब किम ने उसके लिए किया होगा। लेकिन यहाँ पर जेनी उसके लिए बर्थडे केक लेकर आती है। तब उसे पता चलता है कि ये सब कुछ जेनी ने उसके लिए किया है। तो फिर यहाँ पर वो गुस्से में हो जाती है, कहती है कि किम ने तो मुझे विश तक नहीं किया। जेनी कहती है कि इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, कसिनो में बहुत ज़्यादा ही काम चल रहा है, तो फिर हो सकता है वो तुम्हें लेकर कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया हो। लेकिन यहाँ पर रात को तुम होटल बुक कर एक शानदार चीज़ें पार्टी कर सकती हो और अरेंज भी कर सकती हो। बाद में यहाँ पर वो उसके लिए एक पिंक कलर का ड्रेस भी लेकर आई होती है, क्योंकि यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग पिंक उस पर कुछ ज़्यादा ही सूट होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो रात वाली टाइम आ ही जाती है। दूसरे समय यहाँ पर किम को देखते हैं जहाँ पर जेनी उसे होटल रूम और होटल का नाम भेज देती है। साथ साथ यहाँ पर डीसी होती है, जो कि अपने होटल रूम में सारी सजावट करके रखती है ताकि किम यहाँ पर आ जाए। दूर से यहाँ पर किम उसके पास तो आता नहीं, लेकिन वो स्टाफ होती है एंड ठीक उसके सामने से किम गुजरता है एंड हमें समझ जाता है कि उन दोनों का जो रूम होता है, यानी कि जेनी का और डीसी का, वो दोनों रूम आस पास ही होता है। दूसरा किम यहाँ पर जेनी के पास चला जाता है, कहता है कि देखा, मैं तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। फिर बाद में जेनी यहाँ पर उसे अंदर लेकर आ जाती है और वो उसे बाथरूम दे देती है। फिर बाद में यहाँ पर किम उस बाथटब के अंदर चला जाता है, जहाँ पर दूसरी और रोते रोते डेजी जेनी को कॉल लगा लेती है एंड बताने लग जाती है कि मैंने इतने सारा प्रिपरेशन किया है। लेकिन यहाँ पर किम मेरे कॉल को पिक नहीं कर रहा है। जेनी कहती है कि इसका मतलब है कि उसने आपको बर्थडे तक विश नहीं किया। तो फिर डेजी कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं इतनी ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही हूँ, लेकिन उसकी तरफ से तो मुझे कोई एफर्ट्स दिख ही नहीं रहा है। तो फिर यहाँ पर जेनी तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है, कहती है कि क्यों ना यहाँ पर तुम मुझसे ढूंढने की कोशिश करो। तो यहाँ पर तो डेजी बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है, रोते रोते उसे समझा रही होती है कि मैं कुछ भी कोशिश कर लूँ, यहाँ पर उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा है, तो मैं उससे कैसे मिल सकती हूँ, प्लीज़ तुम अभी के अभी यहाँ पर आ जाओ। तो फिर यहाँ पर जाने कहते कि नहीं, मैं ऑलरेडी आज रात बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो आज तो मैं नहीं आ सकती, लेकिन कल आकर मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। फिर बाद में यहाँ पर खुद वो उस बाथटब के अंदर चली जाती है, जहाँ पर दूसरा डेजी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। यहाँ पर जेनी का मेकआउट किम के साथ हो रहा था एंड फिर हम यहाँ पर डेजी को देखते जहाँ पर उसका असिस्टेंट आ गया था एंड इन दोनों के बीच में मेकआउट हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर हम एक सीसीटीवी को देखते जो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था एंड ये सारी चीज़ें जेनी अपने फ़ोन में देख पा रही थी एंड वो समझ जाती है कि इस फुटेज को जैसे किम देखेगा वो तो पूरा पखला ही जाने वाला है। इतने में वहाँ पर किम आ जाता है एंड बाद में जेनी यहाँ पर कहने लग जाती है कि आखिर उसने जेनी को क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसके पहले भी ढेर सारे वुमेन होंगी जो कि उसे परस्यू करने की कोशिश कर रही होंगी। बाद में यहाँ पर किम उसे बताने लग जाता है कि अभी तक जो भी लड़की ने मुझे परस्यू करने की कोशिश की है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए की है या फिर एक शानदार लाइफ पाने के लिए। मैंने आज तक ऐसे ट्रस्टेबल पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं देखा है। बाद में यहाँ पर जेनी डेजी के बारे में बोलने लग जाती है कि उसे ये बात जानकर अच्छा बिल्कुल भी लगेगा। किम कहता है कि मुझे डेजी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर डेजी ने 6 साल पहले मेरे ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिए थे, जिस वजह से मुझे अच्छे से याद है कि मुझे उसके साथ में नाइट स्पेंड करनी पड़ी थी। फिर जाके यहाँ पर उसे समझ आता है कि अब जाकर इसमें किम की कोई गलती तो है ही नहीं, ये सब कुछ पहले से ही डेजी की चाल थी और यहाँ पर इसने जानबूझकर किम को इस चीज़ में ड्रैग कर दिया है। फिर यहाँ पर उसे किम के लिए बुरा लगने लग जाता है कि आखिर वो किम का यूज़ क्यों ही कर रही है, जबकि इसमें किम की तो कोई गलती भी नहीं है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं जो कि अपनी इन लॉ से थप्पड़ खा रही होती है। उसकी मदर इन लॉ से कहने लग जाती है कि तुम्हारी जैसी लड़की इस घर में शादी कैसे कर सकती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड यहाँ पर वो उसे धमकाने लग जाती है, क्या देखो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ कि अगर तुम मुझे यहाँ पर ग्रैंडसन नहीं दे सकती तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि यहाँ पर मेरी फैमिली आगे कैसे बढ़ सकती है। एंड यहाँ पर
डेज़ी उनसे माफ़ी मांगने लग जाती है। तो उसकी मदर इन लॉ से याद दिलाती कि याद रखना तुम्हारी पूरी लाइफ मेरी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, तो एक भी गलतियाँ मत करना। इतना कहकर वो चली जाती है, जहाँ पर डेज़ी कुछ ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। एंड साथ साथ यहाँ पर डेज़ी को किसी अनजान इंसान का कॉल आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर डेज़ी चली जाती है अपने लिए एक हील्स पिकअप करने के लिए, जहाँ पर वो स्टाफ को ही चिल्लाने लग जाती है। एंड इतने में यहाँ पर जेनी आ जाती है, जो स्टाफ को वहाँ से जाने के लिए कहती है। बाद में यहाँ पर वो उसकी हेल्प करने लग जाती है, कहती कि शायद से अब तक आपके हस्बैंड ने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी होगी। लेकिन यहाँ पर डेज़ी गुस्से में आ जाती है, कहती है कि मेरे हस्बैंड को तो छोड़ो, यहाँ तक कि उसकी मदर इन लॉ मुझे ही ब्लेम करती है। आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? अगर उसका ही बेटा मेरे साथ नहीं रह पा रहा तो मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिर बाद में यहाँ पर जेनी उसे काम डाउन करवाती है, कहती कि आप टेंशन मत लीजिए, हमें बहुत जल्दी इसके लवर के बारे में बता सकता है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे कुछ सजेस्ट करने लग जाती है कि हमें पता चल सकता है कि आखिर एक मैन वुमेन पर चीटिंग कब करता है। एंड इस चीज़ के लिए आपको स्मॉल डिटेल्स पर नज़र रखनी होगी। फिर इसके बाद में जैसे ही यहाँ पर किम घर पर आकर सीधा शॉवर में चला जाता है। यहाँ पर डेज़ी टेप लेकर उसके कोट पर लगाने लग जाती है। एंड उसे यहाँ पर एक वुमन का हेयर नज़र आता है। एंड ये सब वो ऐसा करती है क्योंकि जेनी ने उसे कहा होता है कि देखो, अगर तुम्हारा मैन किसी और वुमन के साथ में तो वुमन की तो हेयर फॉल होती है, तो फिर उसके बालों का कम से कम एक टुकड़ा तो तुम्हारे मैन के शर्ट पर या फिर कोट पर तो होगा ही। दूसरा यहाँ पर वो उसके कार को चेक करने के लिए कहती है, जहाँ पर कार में चेक करने के बाद उसे यहाँ पर किसी लड़की का लिपस्टिक मिलता है। एंड जेनी की कही हुई ये बात भी सच हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी उसके लिए फ्रूट्स लेकर आई थी, जहाँ पर वो फर्स्ट टाइम किम को हंसते हुए देखती है, जहाँ पर वो अपने लवर को टेक्स्ट कर रहा होता है। एंड यहाँ पर वो किसी और को नहीं बल्कि जेनी को टेक्स्ट कर रहा था। साथ साथ जेनी भी यहाँ पर किम को टेक्स्ट कर रही थी। एंड ये चीज़ को देखकर डेज़ी गुस्से में आ जाती है। एंड अंदर जाते तुरंत यहाँ पर जेनी को कॉल कर सब कुछ बताने लग जाती है कि मुझे लग रहा है कि वो उस इंसान को ही टेक्स्ट कर जाए एंड वो मुझ पर चीट कर रहा है, ये बात तो 100% श्योर है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाती है कि आखिर उसकी मदर इन लॉ पर चिल्ला क्यों रही थी। एंड डेज़ी यहाँ पर उसे बताती है कि उसे ग्रैंडसन चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर क्यों ना तुम थोड़ा नाइट स्पेंड कर लो, इसके बाद तो वो तुम्हारा ही होकर रहेगा। लेकिन डेज़ी यहाँ पर गुस्से में आ जाती है, कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती। जेनी उससे रीज़न पूछती तो है, लेकिन वो उसे कुछ भी बिना बताए कॉल को कट कर देती है। एंड यहाँ पर जेनी समझ जाती है कि दाल में कुछ तो काला है। तो यहाँ पर वो दूसरे दिन होटल रूम में होती है, जहाँ पर वो डेज़ी को देखती है जो कि एक डॉक्टर के साथ में आ जाती है। एंड यहाँ पर वो बाहर खड़े होकर उनकी बातों को सुनने लग जाती है, जहाँ पर डेज़ी उस डॉक्टर को मुंह मांगी कीमत दे रही होती है उसकी इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर उसके उस पैसे को चकरा देता है, कहता है कि देखो, इस इनफर्टिलिटी को कोई साइंटिस्ट भी ट्रीट नहीं कर सकता। फिर जाकर यहाँ पर जेनी को समझ आता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। डॉक्टर यहाँ पर कहने लग जाते कि मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी बहन की हेल्प लेनी होगी। बाद में यहाँ पर डेज़ी गुस्से में कहने लग जाती है कि काश उस औरत ने लास्ट टाइम किसी बेटे को जन्म दिया होता तो फिर ये सब नहीं हो रहा होता। मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती उस एमी को साथ रखना पड़ जाए, काश वो एमी लड़की नहीं बल्कि लड़का होता तो। और ये सारी बात सुनकर जेनी को पता चल जाता है कि एमी डेज़ी की बेटी नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी है, और उसकी खुद की बेटी अभी भी बहुत जिंदा है। और उसकी इस रिवेंज वाली चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके घर पर चली जाती है, जहाँ पर वो एमी को सभी स्टाफ के साथ खेलते हुए देखती है। और इसके बाद में यहाँ पर वो उस क्लब में चली जाती है, जहाँ पर वो डॉक्टर मौजूद होता है। यहाँ पर वो डॉक्टर तो जेनी को देखकर सीरियस होने लग जाता है, और यहाँ पर जेनी उसके लिए ड्रिंक्स भी लेकर आई होती है। लेकिन यहाँ पर उनके बीच में कंडीशन होती है कि यहाँ पर उस डॉक्टर को उसके साथ में कार्ड्स वाला गेम खेलना होगा। बट इसके अंदर भी एक कंडीशन होती है कि अगर जेनी जीती तो फिर यहाँ पर उसे वो करना होगा जो जेनी उससे कहेगी। लेकिन यहाँ पर अगर वो डॉक्टर जीता तो वो जेनी उसे सबसे बड़ा गिफ्ट देने वाली है, जो कि यहाँ पर सूट के अंदर ढेर सारे पैसे होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग गेम खेलने लग जाते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर हार जाता है। एंड जेनी बाद में यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट मांगने लग जाती है डेज़ी की। एंड जैसे वो उसे मिलता है वो उसकी मम्मा को दे देती है, यानी कि मदर इन लॉ को। एंड नेक्स्ट यहाँ पर मदर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ यानी कि डेज़ी को सुना रही होती है कि मुझे अब जाकर ये सारी चीज़ें पता चल रही है, अगर किसी ने मुझे मेल नहीं किया होता तो इन सब के बारे में तो मुझे पता चलता भी नहीं। यहाँ पर डेज़ी उन्हें यकीन दिलाने लग जाती है कि अब बस मुझे कुछ समय का मौका देकर देखिए, मैं आपको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करूँगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर आंटी से साफ साफ कह देती है कि देखो, अगर तुम मुझे ग्रैंडसन नहीं दे पाती हो तो फिर याद रखना मैं तुम्हारा और किम का डिवोर्स कर ही रहूँगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर डेज़ी एक होटल रूम में जा रही होती है, जहाँ पर जेनी भी उसके पीछे थी। और यहाँ पर डेज़ी जेनी को कॉल कर बुला रहती है।
तो फिर यहाँ पर जेनी चली जाती है एंड डेज़ी यहाँ पर उसे टेबल से बांध देती है। कहती कि देखो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने वाली हूँ और इस सीक्रेट को तुम्हें तुम्हारे तक ही रखना है। एंड वो उसे अपने इनफर्टिलिटी वाली बात बता देती है। जेनी कहती कि ये तो आप मुझे नॉर्मल भी बता सकते हो, इसलिए तुम्हें मुझे यहाँ पर बांध कर रखने की क्या ज़रूरत है। मैं तुम्हारी कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त जैसी हूँ और मैं एक फ़ीमेल हूँ, मैं तुम्हारी तकलीफ़ को अच्छे से समझ सकती हूँ। बाद में यहाँ पर वो उसके हाथों को खोल देती है और वो लोग यहाँ पर बैठकर बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर डेज़ी उसे सारी की सारी प्रॉब्लम बताने लग जाती है। जेनी कहती कि कोई बात नहीं, तुम बर्थ नहीं दे सकती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक बेबी को नहीं ओन कर सकती हो। यहाँ पर हम किसी और को प्रेग्नेंट करा सकते हैं एंड वो बेबी को तुम रख सकती हो। बाद में यहाँ पर डेज़ी को याद आता है एंड वो यहाँ पर जेनी को ये टास्क करने के लिए कहती है, लेकिन जेनी उसे मना कर देती है। तो डेज़ी उसे पैसे देने लगती है। जेनी कहती कि पैसे की बात बिल्कुल नहीं है। तो डेज़ी बोलते कि फिर तो तुम मेरी मदद तो कर ही सकती हो, तुम ऐसे भी मुझे अपनी बहन जैसी तो मानती हो। एंड ये बात सुनते ही यहाँ पर जेनी को पुरानी बातें सारी याद आने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी एक ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर सीधा किम को दे देती है, जिसके बाद किम यहाँ पर अपने रूम में जाता है और वो अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं होता। साथ साथ यहाँ पर वो जेनी को देखकर उसे किस करने लग जाता है एंड यहाँ पर उसे 6 साल पहले की बात याद आने लग जाती है। 7 साल उसे उसके पहले भी बात याद आती है। तो फिर यहाँ पर वो जेनी को पूछने लग जाता है कि आखिर तुम पहले यहीं पर रहा करती थी, लेकिन जेनी उसे डिनाई कर देती है। फिर किम उसे बताने लग जाता है कि वो बहुत पहले की बात है, जहाँ पर किम के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे, यानी कि उसके एनिमी की गार्ड्स। एंड यहाँ पर किम अपनी जान को बचाते हुए भाग रहा था। तब यहाँ पर जेनी की जैसी किसी लड़की ने ही उसकी मदद की थी और उसकी जान को बचाया था। जेनी यहाँ पर गुस्सा हो जाती है, कहते कि इसका मतलब ये है तुम इस समय पर किसी और वुमन के फेस को याद करो। किम कहता है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एंड यहाँ पर उनका ये मेकआउट वन नाइट स्टैंड में बदल जाता है, जहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग किम उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी। एंड यहाँ पर जेनी उसे बताने लग जाती है कि मुझे यहाँ पर डेज़ी ने भेजा हुआ था, क्योंकि उसकी मदर इन लॉ फोर्स कर रही है उसे ग्रैंडसन के लिए। एंड यहाँ पर उसने ये काम के लिए मुझे लगा लिया। किम कहता है कि उसने तुम्हें क्यों चूज़ किया। जेनी कहने लग जाती है, हो सकता है कि उसे लग रहा हो कि मैं शादीशुदा हूँ तो मुझ में तुम्हें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। किम कहता है कि ये तो बिल्कुल अपोजिट बात है, मुझे पता है कि तुम मुझ में कितना इंटरेस्ट रखती हो। एंड यहाँ पर वो होप करने लग जाता है कि काश तुम यहाँ पर बेबी गर्ल या बेबी बॉय किसी को भी बर्थ दो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा एंड तुम्हारा टेक केयर करूँगा। ये बात सुनते ही यहाँ पर जेनी को बहुत बुरा लगने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो तो किम को बस यूज़ ही कर रही है, जिसमें किम की गलती तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पर वो किम का बहुत बुरा ही हार्ट ब्रेक करने वाली है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी और डेज़ी मिलती है, जहाँ पर डेज़ी उसे पैसे देती है, लेकिन जेनी वो लेने से मना कर देती है। उसके यहाँ से जाने के बाद जेनी सोच में पड़ जाती है कि आखिर डेज़ी की नेक्स्ट मूव क्या होगी। एंड डेज़ी भी यहाँ पर सोचने लग जाती है कि आखिर किम ने उसे टच करने के बदले किसी अननोन वुमन को टच किया। फिर यहाँ पर वो लोग एक इवेंट में जा रहे थे। डेज़ी का शक थोड़ा बढ़ने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर जेनी जो है वो दोनों और किम के बीच में इमोशंस कैसे आ रहे हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो चुपके से उन्हें देखने लग जाती है। जहाँ पर जेनी जा रही होती है तो फिर यहाँ पर किम उसकी मदद करता है, क्योंकि वो गिरने वाली थी एंड वो बाकी लोगों को सुनाने लग जाता है। एंड यहाँ पर डेज़ी का शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि कहीं उसकी साइड लवर कोई और नहीं बल्कि जेनी हुई तो। इसके बाद में रात हो जाती है, जहाँ पर उसे उस लिपस्टिक की याद आती है, तो वो लिपस्टिक को चेक करने लग जाती है एंड वो वही रेड लिपस्टिक होता है जो कि यहाँ पर जेनी हमेशा लगाया करती है। दूसरा यहाँ पर जेनी घर पर होती है, जहाँ पर उसने अपना टेस्ट किया था और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। एंड ये चीज़ दाव भी देख लेता है, कहता है कि अब तुम क्या करोगी। एंड यहाँ पर जेनी को किम की कही हुई बात याद आ रही होती है, जहाँ पर किम को उसके साथ अपनी लाइफ का स्पेंड करना था। जाओ कहता है कि देखो अगर तुम उसके लिए ये फील करती हो तो ये अच्छा मौका है, तुम दोनों एक साथ हो सकते हो। लेकिन जेनी कहती कि नहीं, ये समय ये सारी चीज़ें करने का तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी यहाँ पर डेज़ी होती है, जो कि चिल्ला कर पूरी तरीके से पागल ही हो गई थी। फिर बाद में यहाँ पर वो अपनी मेडिसिन लेने लगती है एंड उसे नाइटमेयर आने लगता है कि कहीं डेज़ी अकेली ना पड़ जाए एंड यहाँ पर किम जेनी को ना चूज़ कर ले। एंड जेनी ने यहाँ पर उसे इतना बड़ा धोखा दे दिया। तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग मिलते हैं, जहाँ पर जेनी उसे अपने टेस्ट रिजल्ट बता दी है जो कि पॉजिटिव होते हैं। एंड यहाँ पर डेज़ी बहुत खुश रहती है। फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देती है, लेकिन यहाँ पर जेनी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से मना कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी उसे बोलते कि देखो अगर मैंने इसे साइन किया तो मुझे सिर्फ 5 मिलियन मिलेंगे, लेकिन अगर इसे मैं साइन ना करूँ तो मुझे और मिल सकते हैं। एंड यहाँ पर डेज़ी उसके रेट्स को बढ़ा देती है। फिर भी यहाँ पर जेनी चेकिंग नहीं करती, बोलते कि देखो मुझे यहाँ पर पैसे और चाहिए एंड वो है यहाँ पर मिसेस किम की पोजीशन। तो फिर तुम भूल जाओ कि यहाँ पर मैं साइन करने वाली
एंड ये बात सुनते ही यहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर जेनी उसे बिट्रे कर रही है। तो फिर यहाँ पर वो कह देती है कि ठीक है, ना तुम रहोगे ना तुम्हारा ये बच्चा, मुझे तुम दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए। एंड यहाँ पर वो नाइफ उठाकर उसे मारने वाली थी, बट यहाँ पर जाओ आ जाता है जो कि उसे रोक लेता है। एंड यहाँ पर वो उसे वार्निंग देने लगता है। जेनी कहती है कि देख लेना किम मुझे बड़े अच्छे से एक्सेप्ट करेगा। डेज़ी हंसने लग जाती है, बोलते कि आज तक किम के आसपास एक लड़कियां तक नहीं भटकी है, नहीं मैं उसके क्लोज आ पाई हूँ, और तुम्हें लगता है एक वन नाइट स्टैंड की वजह से वो तुम्हारे साथ रहेगा। जेनी कहती कि हाँ वो वन नाइट स्टैंड तुम्हारे लिए होगा, लेकिन उस दिन हम दोनों लव में थे और ये बात शायद से तुम्हें पता नहीं होगी। एंड वो एक एक करके वो सारी बातें उसे बताने लग जाती है कि किस तरीके से उसे बर्थडे वाले दिन किम किसी और के नहीं बल्कि उसी के साथ था। ये सारी बातें सुनकर वो शॉक हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डेज़ी के पास में बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है। वो कहते हैं कि ठीक है, क्यों ना तुम यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ के पास जाकर उसे परमिशन मांग लो। एंड बाद में यहाँ पर वो किम की मम्मा के पास चली जाती है, जहाँ पर किम की मॉम जेनी को देखकर गुस्सा हो जाती है। बट जब जेनी यहाँ पर उसे बताती है कि उसके पेट में उसके फ्यूचर का ग्रैंडसन है, तब वो उसे प्यार से यहाँ पर सोफा पर बिठाने लग जाती है। दूसरा यहाँ पर वो डेज़ी की और उसकी असिस्टेंट की वो सीसीटीवी वाली फुटेज दिखाने लग जाती है, जहाँ पर आंटी गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है, कहती कि अभी के अभी तुम्हें किम को डिवोर्स देना ही होगा। यहाँ पर डेज़ी मना कर देती है, कहती है कि मैं एमी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ, वो हम दोनों की बच्ची है। एंड बाद में यहाँ पर जेनी उसे एक और सबूत देती है, एक और सरप्राइज़ देती है, जहाँ पर वो डीएनए रिजल्ट्स एमी के और जेनी के होते। वो कहते हैं कि एमी भी मेरी ही बेटी है। एंड यहाँ पर वो उसे 6 साल पहले वाली सारी बात बताने लग जाती है। तब जाकर डेज़ी को समझ आता है कि वो तो उसकी बहन है। बाद में यहाँ पर आंटी एमी को लेकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरे यहाँ पर डेज़ी उस पर बड़ा गुस्सा कर रही होती है। जेनी कहती है कि ये सब कर क्या मतलब है, यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है, जो कि यहाँ पर तुम्हें कब का मिल जाना चाहिए था, लेकिन देरी से ही सही। जो कुछ भी तुम्हारे साथ अब हो रहा है, ठीक तुमने ये सारी चीज़ें मेरे साथ की थी खाली एक पोजीशन पाने के लिए, लेकिन अब वो सारी चीज़ें वापस मेरी हो चुकी हैं। दोस्त हम यहाँ पर किम को देखते हैं, जिसने जेनी के लिए एक बहुत ही अच्छा तोहफा सरप्राइज है। इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर जेनी की सारी सच्चाई उसे बताने लग जाता है, उसके पास्ट, उसकी हिस्ट्री के बारे में, कि यहाँ पर वो डेज़ी की ही बहन है। ये सारी बात सुनकर किम शॉक हो जाता है, लेकिन वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो वही लड़की थी जिसे वो बहुत टाइम से ढूंढ रहा होता है। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को, जो कि जेनी पर चाकू मारने वाली थी। एंड इस बार यहाँ पर किम आकर उसकी जान को बचा लेता है, जहाँ पर डेज़ी उसे बहुत माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर जेनी उसे ज़रा सा भी माफ़ नहीं करती। कहती कि देखो तुमसे बदला तो मैंने ऑलरेडी ले लिया है, एंड अब सारी चीज़ें जो है वो तुम्हें रिस्पॉन्स खुद ब खुद करनी होगी। यहाँ पर जेनी किम को समझा रही होती है कि जेनी बहुत बड़ी झूठी है, लेकिन किम कह देता है कि जो कुछ भी किया उसने उसने अपने रिवेंज के लिए किया होगा, लेकिन मेरा लव उसके लिए फेक बिल्कुल नहीं है, और उसका भी, और हम दोनों साथ ही रहने वाले हैं। फिर बाद में यहाँ पर से गार्ड्स डेज़ी को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन चले जाते। साथ साथ यहाँ पर डेज़ी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही थी। फिर बाद में यहाँ पर जेनी असिस्टेंट से कह देती है कि किम से कह देना अब मैं जा रही हूँ करके। किम उसे रोकता तो है, लेकिन यहाँ पर जेनी उसे बता देती है कि नहीं, मैं उसे डिज़र्व बिल्कुल नहीं करती हूँ। एंड जब वो जा रही होती है तो किम उसे रोकने के लिए आ जाता है। जेनी कहती कि देखो मेरा नाम तक फेक था, मेरी आइडेंटिटी तक फेक थी, मैंने जो कुछ भी किया अपने रिवेंज को वापस पाने के लिए किया। लेकिन यहाँ पर किम उसे समझा रहा होता है कि तुम समझ नहीं रही हो, मैं इस जेनी से भी लव करता हूँ, और मैं पीरियड इस जेनी से भी लव करता हूँ जिसने मेरी जान बताई थी, जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी, जो कि यहाँ पर मेरी एमी की मम्मा है, यानी कि तुम। मैं यहाँ पर हमेशा से तुमसे अट्रैक्टेड था, तुमसे अटैच था। मेरा लव तुम्हारे लिए फेक बिल्कुल नहीं है, एंड तुम्हारा भी। एंड अभी तो टाइम है जहाँ पर हम हमारे इस लव की शुरुआत एक बार फिर से कर सकते हैं, एंड मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जेनी कहते कि लेकिन मैं तुम्हें डिज़र्व बिल्कुल नहीं करती हूँ। किम कहते कि देखो कौन किसे डिज़र्व करता है ये तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं तो तुम्हें एटलीस्ट डिज़र्व करता ही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट तुम ही हो। फिर बाद में यहाँ पर जेनी उसे किस करने लग जाती है, और इसके बाद हम सीधा 1 ईयर के बाद का सीन देखते, जहाँ पर हमारा CEO डेविल किम एकदम हाउसवाइफ जैसा हस्बैंड बन गया होता है, जहाँ पर वो घर के सारे काम कर रहा था। और यहाँ पर जेनी होती है अपनी बेबी एमी के साथ में। फिर बाद में यहाँ पर वो कहने लग जाती कि देखो एमी को बाहर घूमने जाना है तो तुम घर के काम अच्छे से कर लेना, और हाँ मेरे बेबी बॉय का ध्यान रखना भूलना मत। किम कहता कि अरे सिर्फ तुम माँ बेटी बाहर जाओगे, मेरे और मेरे बेटे का क्या, हमें भी बाहर घूमना है।
जेनी कहती कि ठीक है, तुम एक देखा तो ऑफ ले ही सकते हो। एंड भाभी यहाँ पे वो चारों बाहर घूमने के निकल जाते। एंड इसी के साथ ये मूवी एंड हैप्पी फैमिली के साथ में खत्म हो जाती है।